बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील कुरेजा। नाजरीन, ईद ख़त्म हो गई, मामूलात जो है वो बहाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई, पार्लियामान भी खुल गया आज, क्योंकि बजट के ऊपर जो बहस है उसका आगाज़ बाकायदा हो गया और नेशनल असम्बली के अंदर उमर अयूब साहब ने तकरीर की। इस मौजू को मैं किसी और वीलॉग के लिए रखता हूँ, लेकिन आज जो दो अहम तरीन इशूज़ हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस अहम मुकदमे की समाअत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका है। आज उनको एक अच्छी खबर भी मिली है इसी यानी केस के दौरान, जबकि दूसरा मौजू है वो केपी के अंदर जो लोड शेडिंग है उसके कोई आदाद व शुमार आज सामने आए सरकारी, और वो ये बताते हैं कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है और किन इलाकों में कितने फ़ीसद हो रही है, उसकी वजूहात भी वो भी साथ उसमें लिखी गई हैं। तो पहले आते हैं केपी के अंदर जो लोड शेडिंग का मामला है उसके ऊपर, फिर उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के ऊपर आता हूँ। केपी का जो मामला है वो तशवीशनाक सूरत हाल इस लिहाज से हो चुकी है कि अब अंदरूने खाना कहीं ना कहीं को गवर्नर राज की भी बातें या बाज़गश्त जो है या कम अज़ कम डिस्कशन वो शुरू हो चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? ये जो हमारे गवर्नर राज हैं वो तो पहले लगते रहे हैं सूबों के अंदर, अब क्या हालात उस तरफ जा रहे हैं? आज एक अहम ख़त का भी इससे मुताल्लिका है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ख़त क्या है? वो उस खदशे को यानी स्ट्रेंथन करता है कि ये जो गवर्नर राज वाला खदशा है उसको वो यानी स्ट्रेंथन करता है। मैं उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। पहला इशू जो है मामला, लोड शेडिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है और क्यों हो रही है। इस वक्त एक सूरत हाल आपको ये बता दूँ, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं कुछ, सबके सब नहीं, केपी के, वो खुद जाके ग्रिड स्टेशन के ऊपर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, वो वहाँ बिजली जो है उसको बहाल करवा रहे हैं। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। अब अगर सूबे का सरबराह जो है वो अगर जाके बिजली बहाल करवाएंगे तो फिर अवाम जो है वह उस सूबे की, उनको मैसेज क्या मिल रहा है, उनको पैगाम क्या जा रहा है, तो ये सारी तफसील रखता हूँ मैं आपके सामने। लेकिन पहले मैं आपको आदाद शुमार बता दूँ कि इस वक्त सूबे के अंदर कहाँ कहाँ पर यानी किस फीडर के ऊपर कितनी लोड शेडिंग हो रही है और क्यों हो रही है। पेस्को हुकाम पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी जो है उनके आदाद शुमार के मुताबिक सूबे में कुल 1300 से ज़ायद जो हैं वो फीडर्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों को बिजली फीड करते हैं। उसमें से 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर रिकवरीज जो है वो बेहतर हैं और बिजली चोरी कम है, इसलिए वहाँ पे 2 घंटे की लोड शेडिंग है। आगे आ जाए, 135 फीडर्स के ऊपर 20 से 30% जो है वो लाइन लॉसेज हैं, यानी कि 20 से 30% चोरी है, तो वहाँ पे 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। फिर आगे आए 96 फीडर्स ऐसे हैं जिन पर लॉसेज 30 से 40% हैं, यानी कि वहाँ बिजली चोरी जो है वो 30 से 40% है, तो वहाँ पर 7 घंटे की लोड शेडिंग। 143 फीडर्स, उनके ऊपर बिजली चोरी जो है या लॉसेज जो हैं वो 40 to 60% है, तो उधर जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 घंटे है। इसके बाद आ जाएं 157 फीडर्स, वो ऐसे हैं जहाँ 60 से 80% लॉसेज हैं, उसकी वजह से वहाँ पर 16 घंटे की लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। और आगे आए 159 फीडर ऐसे हैं जिनके ऊपर लॉसेज यानी कि बिजली चोरी 80% से भी ज़ायद है, तो उनके ऊपर जो लोड शेडिंग है वो 20 घंटे के करीब हो रही है। तो ये हकीकी पिक्चर है जो सरकारी आदाद व शुमार हमारे सामने आए, उसके मुताबिक लोड शेडिंग का जो वजह और उसका दौरानिया और जितने फीडर्स हैं उनके ऊपर ये अब सूरत हाल सामने आ रही है। ये वो बुनियाद है जिसकी वजह से अवाम जो है सूबे के वो तकलीफ़ का शिकार हैं। हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत का यही काम होता है कि अवाम की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना, यानी कि ऐसे प्लान्स बनाना जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो। अब मसला ये है कि जो लोग बिल अदा कर रहे हैं उन लोगों को उनकी सज़ा दी जा रही है जो बिल अदा नहीं कर रहे हैं और जो चोरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत एक अच्छा निज़ाम इस ज़िमन में वज़ा करने में नाकाम रही है। ये हुकूमत की नाकामी है कि बिजली चोरी करने वालों के साथ साथ जो बिल अदा कर रहे हैं उन लोगों को, बेचारों को, ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि वज़ीर आला गंडापुर साहब भी जाके बहाल करवा रहे हैं। अभी आज की खबर है कुछ देर कबल आई कि ये इनकी शानदाना गुलजार साहिबा जो MNA हैं वो भी कुछ लोगों के साथ पहुंची एक फीडर के ऊपर और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ उनसे बहस भी की अमले से और उसके बाद बिजली भी बहाल करवाई। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र ये जो सूबे में बनी हुई है, हमारे जो एनर्जी के वज़ीर तवानाई हैं उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया। वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उनकी जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त लिखा गया है और ख़त के अंदर उन्होंने उनसे ताउन और मदद मांगी है कि इस सूरत हाल को काउंटर करने के लिए या रोकने के लिए वज़ारत दाखिला जो है वो वज़ारत तवानाई की मदद करे, और ये पैगाम वज़ीर आला गंडापुर साहब तक भी पहुँचा दिया गया है। अब सूरत हाल ख़त के मुताबिक बिजली की बंदिश की वजह से ऐसे वाक़यात मरदान, चारसदा, टांक, बनू और पेशावर में पेश आ रहे हैं, जबकि अरकान सूबाई असम्बली और मेयर्स
ग्रिड स्टेशंस की बिजली को जो है वो जाकर बहाल करवा रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि अब ये मामला है तो विफाक का, और जब सूबा उसमें ताउन ना कर रहा हो, एक तो है ताउन ना करना, एक है उल्टा हुक्म अदूली करना। हुक्म अदूली से मतलब खिलाफ वर्जी। पब्लिक के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक जगह पे अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच जाते हैं, एक जगह पे शाहजाना गुलजार साहब पहुंच जाती हैं। अब अगर एक जगह पे वो नहीं पहुंच रहे तो क्या वहाँ लोग ये एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे कि उनका वज़ीर आला और उनके MNAs, उनके MPAs वो खुद जाके अगर बहाल करवा लें तो 100-200 बंदा इकट्ठा हो, वो स्टेशन पे धावा बोल दे और जाके बिजली बहाल करवा ले। तो ये बड़ी बैड प्रेसिडेंट है, बड़ी बुरी एग्जाम्पल सेट हो रही है। सूबे के अपने खदशात ज़रूर हैं, सब उनके दुरुस्त होंगे, उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो मामला भी दुरुस्त होगा, लेकिन उसका इस इशू को सेटल करने का ये जो तरीका है वो बड़ा ख़तरनाक है और इसके जो नताइज हैं वो खौफनाक हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब बाज़ गश्त शुरू हो गई है कि अब वजारत दाखिला को एक्टिव करना पड़ रहा है वजारत तवानाई की जानिब से बज़रिया ख़त कि आप हमें इस चीज़ को रोकने में ताउन करें। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो जाके ये काम कर रहे हैं मुकदमा दर्ज करने से भी गुरेज़ा हैं। उसकी वजह यह है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जब खुद जाके बहाल करवाएगा, अगर XYZ के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी तो वो तो कहेंगे कि जनाब वज़ीर आला साहब खुद ये काम कर रहे हैं, आप उन पर भी मुकदमा दर्ज करें। अब वज़ीर आला गंडापुर साहब की पुलिस खुद उनके खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज करेगी? तो ये सूरत हाल इस लिहाज से तशवीशनाक है। अगरचे मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा है, कोई बादलों का जो है हमें शक्ल नज़र आ रही है, अल्लाह पाक ये गर्मी का जोर तोड़ दे और विफाक और सूबा जो है वो बैठ कर तब तक इस मसले का कोई बेहतर हल निकाल लें। ये मुल्क और सूबे के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक सूरत हाल मैं आपको यहाँ पे ज़िमनन बता दूँ, इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लूज करने के लिए बज़ाहिर कुछ नहीं है, बिलखुसूस इमरान खान साहब के पास, कि सारी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब हैं तो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब को साइड पे कर दें, कोई तहरीक इंसाफ नहीं, कोई MNA, कोई MPA, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उनको अनसर्टेनिटी जो है ना सूरत हाल के अंदर, यानी फ्रजाइल सूरत हाल या एक उबाल, वो उनको सूट कर रहा है उनकी पॉलिटिक्स को। उसकी वजह क्या है? उनके पास लूज करने को कुछ भी नहीं है। और लूज करने को किसके पास है? पंजाब के अंदर नून की हुकूमत है, यानी इधर विफाक के अंदर इत्तेहादी हुकूमत है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर बलूचिस्तान के अंदर इनकी इत्तेहादी हुकूमत है। तो KPK हुकूमत इनके पास है। इमरान खान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत रहे ना रहे, लेकिन उनको सूरत हाल में उबाल जो है मौजूदा, क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, एहतजाज का उनको हक नहीं है, अदालतों में उनको उनके बकौल उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, फॉर्म 45-47 का मामला हल नहीं हो रहा, 9 मई की तहकीकात नहीं हो रही, 8 फरवरी की तहकीकात नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने दरखास्त कर ली कि आप हमारी मौखिर दरखास्तें जो हैं ज़ेर इल्तवा उनको समाअत के लिए मुकर्रर करें, जो कि अब तक नहीं हो रही। फॉर्म 45 और 47 वो किसी करवट नहीं बैठ रहा। सो उनके कोई ग्रीवेंसेज एड्रेस होते हुए उनको नज़र नहीं आ रहे। उनकी ये ख्वाहिश होगी कि उबाल पैदा हो, अनसर्टेनिटी हो, पॉलिटिकली ये चीज़ उनको सूट करेगी। तो अगर ये मामला गवर्नर राज की तरफ जाता है, अब अली अमीन गंडापुर साहब हों, उनके मेयर्स हों या उनके MPAs हों या MNAs हों, अगर वो ये काम कर रहे हैं, वो इतने बेवकूफ़ या इतने नासमझ नहीं हैं कि उनको इसका कॉन्सिक्वेंस पता ना हो सकता है कि इससे सूरत हाल इतनी पेचीदा हो जाए, इतनी ख़राब हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, फिर गवर्नर राज वहाँ पे लगाना पड़े। अगर गवर्नर राज लगेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सूट करेगा। सूट इसलिए करेगा कि उनको फिर एक जवाज़ मिल जाएगा, फराहम हो जाएगा सूबे के तौर पर भी, कि वो अपने एहतजाज को एक नए यानी उसमें दाखिल कर सकें मरहले में। तो बहरहाल दुआ गो हैं कि सूरत हाल उस तरफ ना जाए, लेकिन पॉलिटिकली तहरीक इंसाफ को अनसर्टेनिटी और उभार जो है, यानी एहतजाज और ये चीज़ें सारी, ये सब उनको सूट कर रहे हैं पॉलिटिकली, और ये हुकूमत को कतई तौर पे सूट नहीं करते। देखते हैं आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम मुकदमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। एक हद तक उनके लिए आज खुशखबरी थी, और खुशखबरी ये थी इस समाअत के दौरान जो कि 2 रुकनी बेंच ने की, मैंने कल भी गुजारिश कर दी, 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इजाफी 6 बनाए गए। उस फैसले को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था कि हाई कोर्ट का ये मैंडेट नहीं है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तश्कील दे, लिहाजा उनकी इस्तदा ये थी कि इसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया, यानी उनके ऊपर हुक्म इम्तना जारी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। अब 2 सूरत हाल थी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जो अहाता है उसके अंदर, एक अंदर समाअत चल रही थी, और नंबर 2 बाहर फॉर्म 45 वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं आज कसीर तादाद में वहाँ पे पहुँचे, अपने फॉर्म 45 लेके पहुँचे, और बड़े धड़ल्ले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वहाँ पे हल्फ लिया, और उन्होंने हल्फ में ये कहा कि हम ये हल्फ लेते हैं कि इस फॉर्म 45 के मुताबिक हम इलेक्शन जीते हुए हैं, और जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो भी आके यहाँ पर हल्फ दे दें कि वो भी फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। तो उन्होंने खुला चैलेंज उनको दे दिया। तो 2 यानी एक समाअत थी और एक इनके अरकान का यहाँ पहुँचना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है
पॉलिटिकली अगेन मैं ये कहूँगा कि वो इनका कमेंडेबल एक्शन है कि उन्होंने यानी एक बार खड़े होने का फिर फैसला किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के केस के तनाजुर में ही सही, लेकिन वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो एक बैरियर उन्होंने तोड़ा है, वो बाहर आए हैं, शायद इसी को वो मोमेंटम बना लें। अब समाअत का अहवाल अगर मैं दूँ तो सलमान अकरम राजा साहब बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, जबकि तहरीक इंसाफ इसका इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिकंदर बशीर साहब जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे थे। एक चीज़ के ऊपर बिलखुसूस चीफ जस्टिस साहब ने बड़े सख्त सवालात किए, रिमार्क्स भी बड़े सख्त थे उनके। उनका ये कहना था बुनियाद जो बना मसले की वो ये है कि इधर जो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब कायम मकाम सदर बने, आसिफ जरदारी साहब इलाज के लिए बाहर मौजूद थे, मुल्क से बाहर, तो ये कायम मकाम सदर बन गए। 2 ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किए, एक नैब से मुतालिक और एक इलेक्शन कमीशन से मुतालिक। नैब से मुतालिक ये था कि रिमांड का जो दौरानिया है नैब वो 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दिया, ये एक हो गया। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी किया वो ये था कि अब जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो हाजिर सर्विस जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस को भी बिठाया जा सकता है। यहाँ पे तवज्जो दिलाई चीफ जस्टिस साहब ने कि अभी कुछ अर्सा कबल आपने इलेक्शन एक्ट बनाया, यानी पार्लियामान ने कानून बनाया, उसमें कोई तरमीम की इलेक्शन एक्ट में, वो तरमीम के मैं उसमें लंबी डिटेल में नहीं जाता। जब आपने एक कानून बना लिया था तो फिर उसके बाद आपको ये ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? अभी तो इलेक्शन एक्ट का काम हुआ, फिर आपने एकदम से इसमें तरमीम ले आए। इसके ऊपर जो उन्होंने सवाल उठाया चीफ जस्टिस साहब ने वो बड़ा पर्टिनेंट है, बड़ा अहम है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है। यानी उसमें आपको रिफ्लेक्ट होता है इंटेंट, यानी ये काम करने में आपकी बदनीति बज़ाहिर प्रीमा फेशा है वो नज़र आती है। ये चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया है इलेक्शन एक्ट वाला, और दूसरा पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे आ सकता है, कैसे लाया जा सकता है। और आगे कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी, यानी वजह क्या बनी कि आपको ऑल ऑफ ए सडन ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, और क्या इमरजेंसी थी, ये भी सवाल उन्होंने उठाया। इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी, ये बात की चीफ जस्टिस साहब ने। और दूसरा, पार्लियामान की अहमियत को हमेशा उजागर करते हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने कहा कि अगर आपने ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर ईवान को बेबुकत ना कर ले, पार्लियामान को ताला लगा दें, फिर आप ऑर्डिनेंस से काम चलाते रहें। अब 2 पॉइंट्स यहाँ पे समझ आते हैं कि आपने एक कानून बनाया, इलेक्शन एक्ट को अमेंड किया, जिसके तहत नवाज शरीफ साहब की ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन और बहुत सारी दीगर चीज़ें ख़त्म हुई, तो वो तरामीम आपकी हो गई, तो बेहतर था आप ये काम उस वक्त कर लेते। अगर उस वक्त ये काम नहीं किया गया, इलेक्शन के बाद ऑल ऑफ ए सडन आपको याद आ गया कि भाई ये काम भी तो करना है, ज़रूरी है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये आपके ट्रिब्यूनल के क़याम था। यानी इन्होंने अपनी तरफ से काउंटर मूव की, उधर से हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और वो बन गए ट्रिब्यूनल्स, यहाँ इन्होंने काउंटर मूव लेते हुए ऑर्डिनेंस के जरिए जनाब गैर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको ट्रिब्यूनल्स में बिठाने का फैसला कर लिया। इनकी इस्लामाबाद वाली भी 3 सीटें फंसी हुई हैं, तो आपको कम अज़ कम इंटेंट जो है यहाँ पे वो वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि उसमें बदनीति का उनसर जो है वो उभर के सामने आता है कि इसमें बदनीति बहरहाल शामिल है। एक बात अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब ने कर दी बड़े वाज़ेह और कैटेगोरिकल अंदाज में, उन्होंने कहा जी ये बात तो कानून के मुताबिक तयशुदा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम जो है वो इस्तेहकाक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो ये बात आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। तो इसको एक तहरीक इंसाफ इसको ले रही है इस बात को कि चीफ जस्टिस साहब ने कम अज़ कम अपनी हद तक अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो अब ये जो मामला है इसको वापस भिजवा दिया गया है उस कमेटी को जो बेंचेस तश्कील देती है। अब इसके ऊपर बड़ा बेंच बनेगा और वो इसके ऊपर समाअत करेगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि दीगर जो 2 जज साहिबान हैं उस कमेटी वाले वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं, अगले हफ्ते दस्तयाब होंगे, फिर मीटिंग होगी, नया बेंच तश्कील पाएगा और इस केस की अगली समाअत जो है उसका फिर डिटरमिन होगा कि अगली समाअत कब होगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद की किरण ज़रूर बनी है। आने वाले दिनों में भी आपको इसके ऊपर आगाह करते रहेंगे और आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।